बाजार से लौटते समय जब रमेश जी और सरिता वापस आ रहे थे तो अचानक सरिता जी के पांव रुक गए और उस स्कूल की तरफ देखने लगी जहां उनका बेटा बचपन में अतुल पढ़ा करता था। वह विचारों की दुनिया में खो गई थी और वह उन बच्चों को देख रही थी जो छुट्टी के समय दौड़ दौड़ के बाहर आ रहे थे, अपने माता पिता के सीने से लग रहे थे और दिन भर की बातें बता रहे थे। काफ़ी देर बाद रमेश जी ने कहा कि अरे सरिता, तुम कहाँ खो गई, चलो घर। सरिता बोली, मैं जब यहाँ आती हूँ तो अचानक मेरे पाँव ठिठक जाते हैं और रुक जाते हैं, पता नहीं मुझे क्या हो जाता है, मैं समझ नहीं पाती हूँ। अरे चलो भी, अब तुम्हें ये याद नहीं क्या कि मेरा बेटा पढ़ता नहीं है यहाँ। वह तो पढ़ता ही नहीं, नौकरी भी नहीं करता और शहर विदेश में नौकरी करता है, अमेरिका में रहता है। क्या तुम भूल गई हो? सरिता की आंखें डबडबाई आई थी, वहाँ से चली आई। दोनों आए घर पे और सरिता जी को कुछ तबीयत उदास सी लगी तो रमेश जी ने उन्हें चाय वाय बना के पिलाया और पिलाने के बाद सरिता खाना बनाने में लग गई। रमेश जी लेटे हुए थे और विचारों की दुनिया में खो गए और उन्हें वो याद आने लगा वो मंजर जब उनका बेटा इकलौता रमेश आकर के उनसे बोला था कि पिताजी, अब आप खुश हो जाएंगी मेरी बात सुन कर के, मुझे विदेश से ऑफर मिला है और मैं अमेरिका जा रहा हूँ। मेरी ज़िंदगी सुधर जाएगी, संवर जाएगी और मैं बहुत सी ऊंचाइयों तक पहुँचूँगा। तब रमेश जी ने कहा, अरे बेटा तुम क्या कह रहे हो? सरिता भी वहाँ आ गई। अरे बेटा तुम आ गया बम्बई से? हाँ माँ मैं आ गया, पर मैं विदेश जा रहा हूँ। सरिता तो जैसे सांप सूंघ गया, उसे बड़ा धक्का लगा, मन ही मन बड़ी दुखी हो गई, चिंतित हो गई। और रमेश जी समझाने लगे कि बेटा देखो, इस उम्र में वृद्धावस्था में हम लोगों के हाथ पांव काम नहीं देते और अकेले रहना बड़ा दूभर हो गया है। हम तो अब तुम लोगों के सहारे जीना चाहते हैं और चाहते हैं कि तुम्हारे साथ रहें। तुम बम्बई में हो, परिवार के साथ हो, खुशहाल हो, वही ठीक है। अब तुम्हें क्या ऐसी ज़रूरत पड़ी है? मुझे भी पेंशन मिलती है, तुम भी नौकरी करते हो, हमारे घर में कौन सी कमी है? और किस कारण तुम अपने देश की धरती छोड़ करके विदेश में जाना चाहते हो और रहना चाहते हो? अतुल ने कहा, पिताजी आप भावावेश में बोल रहे हैं, मैं कोई फैसला भावना में नहीं लेता, मैं सोच समझ कर फैसला लेता हूँ। आप कह रहे हैं मुझे भी ऑफर आया था। अरे आपने वो गलती की थी, आपको ऑफर आया था, आपको जाना चाहिए था, विदेश में रुकना चाहिए था, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगा, मैं भावना में नहीं बहूँगा। मेरी भी कुछ इच्छाएँ हैं, आकांक्षाएँ हैं और मेरा भी कुछ ख्वाब है जिसे मैं पूरा करूँगा। मैं विदेश जाऊँगा अवश्य। रमेश चंद्र जी लाख समझाते रहे पर अतुल ने टाइट होकर के कहा रूखे स्वर में, पिताजी आप मुझे ज्ञान बांटने की कोशिश मत करिए। मैंने तो सोचा था समाचार बताएंगे तो आप लोग खुश हो जाएंगे, लेकिन आप तो मुझे हतोत्साहित करने का काम कर रहे हैं और आप लोग अब छुट्टी दीजिए और मेरी फ़्लाइट है, कल मैं चला जाऊंगा। मित्रों, रमेश चला गया था और दूसरे दिन विदेश चला गया, अमेरिका जाकर के बस गया पूरे परिवार सहित। इधर इस घटना से जो कितने वर्षों से इंतज़ार कर रही थी सरिता जी की आँखें, कब मेरा बेटा आएगा, हम लोगों के ले करके अपने साथ ले जाएगा और हम लोग साथ में रहेंगे,
अब वृद्धावस्था में हम लोगों का शरीर काम नहीं कर रहा है, भोजन पकाना, खाना पीना, खरीदना, ये सब हम लोगों के बस का नहीं है। वृद्धावस्था में इकलौता बेटा मेरा ही तो है, और कौन है मेरा। परंतु जब आज अतुल विदेश जाने की बात कह के गया तो उन्हें इतना तगड़ा शौक लगा कि वह बिल्कुल निष्प्राण सी हो गई। अचानक उनकी तबीयत बिगड़ने लगी। रमेश जी कराहनी की आवाज़ सुने तो दौड़कर उसके पास गए और पूछा क्या बात है। आनन फानन में उन्होंने गाड़ी को बुलवाया और गाड़ी बुलवा करके अस्पताल ले गए। अस्पताल ले गए, वहाँ इलाज चल रहा था और बाहर रमेश जी चिंतित बैठे हुए थे। अचानक उन्हें ध्यान आया और उन्होंने अपने बेटे को फ़ोन लगा दिया। 2-3 बार घंटी बजने के बाद फ़ोन उठा नहीं, उसके बाद लगाते रहे और जब फ़ोन लगाया तो अचानक उधर से आवाज़ आई अतुल की, क्या पिताजी आप मुझे फालतू परेशान कर रहे हैं, मैं बहुत व्यस्त हूँ। अरे वो बेटा बात तो ये थी तुम्हारी माँ। अरे क्या है माँ को, क्या आप ऐसा है, मुझे बहुत व्यस्त हूँ, मुझे टाइम नहीं है, और व्हाट्सएप पर मैसेज कर दिया करिए, नहीं तो फ़ोन मैं खुद कर लूँगा। आप माँ के नाम पर मुझे फालतू परेशान कर रहे हैं, कह के फ़ोन काट दिया था। रमेश जी का चेहरा बुझ सा गया, चिंता थोड़ी और गहरी हो गई और तभी नर्स ने आकर के अंदर से कहा कि आप काउंटर पर पैसे जमा कर दीजिए। रमेश जी ने पूछा पत्नी की हालत कैसी है। उसने कहा इलाज चल रहा है, बताएंगे अभी। और रमेश जी रिसेप्शन पर जा कर के 50,000 रुपये जमा कर दिए। जमा करने के बाद आए, 2 दिन के बाद अस्पताल से छुट्टी मिल गई और डॉक्टर ने उन्हें बता दिया कि दवा में कोई लापरवाही मत कीजिएगा, पौष्टिक आहार देते रहिएगा और इनका बहुत ही ख्याल रखिएगा। रमेश जी सरिता को लेकर के घर आ गए और उसकी समय समय पर दवा और सेवा जो भी थी वो स्वयं करने लगे। भोजन बनाना, खिलाना, चाय पानी पिलाना। और कभी कभी विचारों में खो जाते तो मन ही मन सोचते कि माँ बाप अपने बच्चों के लिए अपने मुंह का निवाला भी छोड़ देते हैं, पर आज के ज़माने के लड़के उनकी क्या बुद्धि हो गई है और उन्हें किस दुनिया में जी रहे हैं कि अपने बूढ़े माँ बाप की जब उन्हें आवश्यकता होती है बच्चों की तो उन्हें अकेला छोड़ जाते हैं। और कौन सा उसे ऐसा सोने का पहाड़ मिलने वाला था जो अपनी देश की धरती छोड़ करके विदेश जा कर के बस गया है और बात भी नहीं कर रहा है। आने की 2 बात बड़ी दूर, और अचानक फिर फ़ोन लगा दिया, उनसे रहा नहीं गया। और जब फ़ोन लगा दिया तो उधर से उनके बेटे अतुल ने कहा, पिताजी आप बार बार मुझे क्यों परेशान कर रहे हैं। वो बेटा बात ये थी, तुम्हारी माँ की तबीयत बहुत ख़राब है और वो तुम्हें देखना चाहती है, एक बार तो कम से कम आ जाओ। देखो पिताजी, अगर माँ की तबीयत ख़राब है तो मेरे आने से तो ठीक हो जाएगी नहीं, उसे दवा चाहिए और डॉक्टर को आप दिखाइए। पैसे की कमी है तो अपना बंगला है उसकी व्यवस्था कर लीजिए, उसको कहीं भी आप गिरवी रख दीजिए, बेच दीजिए और उससे अपना काम करिए। मेरे पास टाइम नहीं है और मुझे परेशान मत किया करिए, हो सके तो मुझे मैसेज कर दिया करिए, जब समय मिलेगा तो मैं आ जाऊंगा। और ये बात रमेश जी अपने अंदर तक ही रखे थे, सरिता को नहीं बताए। सरिता रात दिन बीमारी की अवस्था में अपने बेटे अतुल को देखने के लिए उसकी आंखें तरस रही थी और उसका चित्त और दिमाग एकाग्र रूप से उसी पर लगा था कि काश एक बार
वो आ जाता और मैं देख लेती। और कुछ दिन बीते थे कि उसकी हालत ज़्यादा बिगड़ी। एक दिन उसने बुलाया, सरिता ने रमेश को, और कहा कि सुनो, आज हम लोगों का शादी का दिन है, याद है जब तुम यहाँ दुल्हन बनकर आई थी? उसने कहा, अरे मैं तो भूल ही गई थी। अरे आपने उस समय मुझे लाल साड़ी ला करके दी थी और बहुत ही आपने मुझे सम्मान दिया। तो रमेश ने कहा, नहीं, सम्मान तो तुमने मुझे दिया, सेवा सत्कार तो मेरा तुमने ज़िंदगी भर किया। तुम्हारा आभार मैं कितना व्यक्त करूं। पर सरिता बोली, मुझे वो वचन याद है शादी के समय जब आपने कहा था कि मुझे 8वां वचन दो। मैंने मन में सोचा था कि 7 वचन क्या कम हैं जो 8वां वचन मांग रहे हैं। तो आपने कहा था कि 8वां वचन मुझे ये दो कि कैसी भी परिस्थिति हो, दुख हो चाहे सुख हो, अमीरी हो चाहे गरीबी हो, हम दोनों एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। तो पहले तो मैं निभाती आई आपका वचन, कभी भी आपका साथ नहीं छोड़ा। पर अब लगता है, ऐसा कहते हुए मानो उसकी आंखों से अश्रुधारा बह चली, आगे बोल ही नहीं पाई। रमेश जी उससे थोड़ा समझाए कि देखो, चिंता मत करो, तुम ठीक हो जाओगी, तुम कहीं नहीं जाओगी, तुम्हें कुछ नहीं होगा, और मैं खुद को बेच दूंगा पर तुम्हारा इलाज कराऊंगा, तुम ठीक हो जाओगी। और देखो, अगर मन में साहस हो, हिम्मत हो, तो आत्मबल से बड़े रोग को हराया जा सकता है। सरिता, इतनी चिंता मत किया करो। पर उसको समझाने के बाद अपने कमरे में गए, उनकी रुलाई फूट पड़ी, खुद को संभाल नहीं पाए, हिचक हिचक कर रोने लगे और आंखों से आंसू झरझर बहने लगे। कुछ देर के बाद अपने आप को संभाला और तभी सरिता के कमरे से चीख की आवाज़ सुनाई दी और दौड़कर कमरे में गए तो देखा उसकी आंखें मान में चढ़ गई थी और वो बिल्कुल बीमारी की गंभीर अवस्था में पड़ी थी। रमेश जी पुनः अस्पताल लेकर गए और अस्पताल में ले जा करके भर्ती किया। भर्ती करने के बाद इलाज किया। इलाज करते करते 2 दिन और रहे। तब छोड़ते समय डॉक्टर ने बताया कि देखो, इन्हें एक पार्ट की ज़रूरत है शरीर की। तो उन्होंने कहा, मैं मेरे शरीर का पार्ट ले लीजिए, आप लगा दीजिए इसको, जो भी दिक्कत हो। बोले, आपका नहीं चलेगा, आपका बेटा हो या इनका भाई वगैरह कोई हो तो उसका लग सकता है, पर समय बहुत कम है और आप ये दवाइयाँ खिलाते रहिएगा जब तक कोई नहीं आ जाता, और नहीं तो कुछ भी हो सकता है। रमेश जी की ये बात सुनते ही जैसे हुक आ गई उनके दिल में, पता नहीं क्या हो सकता है। मित्रों, रमेश जी सरिता को लेकर के घर आए और दवाइयाँ खिलाते रहे। तभी अचानक उनके इकलौते बेटे अमेरिका में रह रहे अतुल का फ़ोन आया, पिताजी मैं घर आ रहा हूँ। अरे बेटा, तुम घर आ रहे हो, बड़ी अच्छी बात है, आओ मिलना जुलना भी हो जाएगा, बच्चों को भी देख लेंगे। तुम्हारी बात तुम्हारे देखने के लिए तरस रही है, बच्चों को देखने के लिए तरस रही थी। वो कह रही थी कि वीडियो कॉल ही करा दीजिए, पर मैंने वीडियो कॉल किया भी था, कोई उत्तर नहीं आया। चलो तुम आ रहे हो, बड़ी अच्छी बात है। तो बताया, मैं 4 दिन बाद आऊँगा, पर बम्बई आऊँगा तो अस्पताल में बुक कराने की क्या ज़रूरत है। अस्पताल में तो आप इलाज कराते रहिए। हाँ, बैंक वाला जो काम मैंने बताया है आपको, घर का जो है उस पर लोन ले लीजिए, तो उसका कागज़ आप तैयार रखना, मेरे पास समय बहुत कम है, मैं आऊँगा और वो बैंक वाला लोन करवा दूँगा। आपकी पैसों की जो दिक्कतें हैं वो समाप्त हो जाएंगी और मैं अपने सामने उसको करवाना चाहता हूँ, करवा दूँ।
होगा और मेरे पास समय में बहुत कम है। अब रमेश जी मन में सोचे कि आएगा भी तो क्षण मात्र के लिए, कोई बात नहीं, कर क्या सकते हैं। हताश, निराश और दुखी मन से थे। तब अंदर गए तो झूठी खुशी चेहरे पर लाते हुए सरिता से बोले, बेटे का फोन आया था, क्या कहा? मेरा बेटा आ रहा है, अतुल आ रहा है। बहुत अच्छी बात है, कब आ रहा है? 4 दिन बाद। अच्छा, बहुत बढ़िया है। तो मित्रों, सरिता ने कहा कि देखो जी, मैं आज तक आपकी सारी बातें निभाती आई हूँ और आपके अनुसार मैं चलती रही, लेकिन मेरी भी एक अंतिम इच्छा है कि मेरा शरीर छूट जाए तो मेरा अंतिम संस्कार मेरे बेटे के हाथों करवाना, ये मेरी अंतिम इच्छा है, इसका वचन दो। रमेश जी ने कहा, सरिता तुम क्या कह रही हो? तुम कहीं नहीं जाओगी और तुम्हारा इलाज चल रहा है, मैं अपने आप को बेच कर भी तुम्हारा इलाज कराऊंगा, तुम ठीक हो जाओगी, तुम्हें कुछ नहीं होगा। सरिता ने कहा, नहीं, आप अब मुझे झुठला नहीं सकते, बरगला नहीं सकते। डॉक्टर ने जो कहा था उस समय मैं सोई नहीं थी, मैं सारी बात सुन ली थी और मैं ज़्यादा दिन तक आपका साथ नहीं दे पाऊंगी। मित्रों, 4 दिन बाद उनका बेटा बॉम्बे आया, फ़ोन करके बताया, पिताजी मैं बॉम्बे में हूँ और घर पे आऊँगा, कागज़ तैयार करके रखना, बैंक वाला। और जब घर पे आया तो मजबूरी में देखा तो बरामदे में रमेश जी बैठे हुए थे। झिझकते हुए उसने पाँव छुआ और बोला, आप बैंक के कागज़ तो तैयार कर रखे हैं ना? अरे बोले, बैंक का पेपर तो जो है तो तैयार है ही है, अपने माँ से नहीं मिलोगे क्या? उसने कहा, चलो मिल लेते हैं, मिलेंगे, क्यों नहीं मिलेंगे। और जब रमेश अतुल के साथ जब सरिता के कमरे में जाते हैं तो आवाज़ लगाते हैं, सरिता, ओ सरिता, देखो कौन आया है। और उसकी आंखें नहीं खुलती। तब अतुल जी कहते हैं, देखो तुम्हारा बेटा आया है जिसको देखने के लिए तुम हमेशा तरसती रही, तेरी आंखें, और जब आया है तो आंखें बंद कर ली, खोलो। अतुल भी चिल्लाने लगा, माँ, आंखें खोलो, देखो। पर रमेश जी समझ गए थे कि बेटे को देखने के लिए तरसती आंखें हमेशा के लिए बंद हो चुकी हैं और वह वहीं धम्म से जमीन पर बैठ गए। रमेश भी बिलखने लगा, रोने लगा, घबरा गया। पिताजी के कंधे पर हाथ रखकर कहा, पिताजी अपने आप को संभालिए। हाथ जैसे ही रखा था कि उनकी गर्दन झूल गई, निष्प्राण हो चुके थे। वो चले गए थे अपनी दुनिया से दूर, अपना 8वां वचन निभाने, क्योंकि उन्होंने तकिया के नीचे से देख लिया था कि 4 दिन से अपनी अंतिम इच्छा पूरी करवाने के लिए सरिता जी को जितनी दवाइयाँ खाने के लिए दिया था वो सब तकिया के नीचे पड़ी थी। वो सदमा उन्हें हार्ट अटैक ले आया और चले गए थे इस दुनिया से। मित्रों, ये वृद्धावस्था की और इकलौते बेटे की कहानी दिल को झकझोर दी होगी, ऐसी आशा करता हूँ। और आप लोगों को अच्छी लगी हो तो कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिख दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा।